मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीम इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, हेनरी लॉ क्या है, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीम इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीम इंस्टीट्यूट ने कमिंग टेट के लिए जो है वो आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन जो है बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीम इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो हम आपको देंगे वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री आपको टाइम देगा एनालाइज करने के लिए कि क्या जो इंस्टीट्यूट में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं, क्या टीचर्स के पास इतनी नॉलेज है कि वो आपका टेट जो है वो पास करवा सकें, या जो मटेरियल या जो पढ़ाई वो आपको करवा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के जो मेन फीचर्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट ने जो है वो 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। जहाँ तक हमारे फीस स्ट्रक्चर की बात है तो वो है 1999 रुपीज़, और इस फीस में भी जो है वो हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो रेगुलर कर सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे मैं आपको बता दूं कि HP टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में, जहां हम आज पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शंस में होता है, ठीक है, और कौन सी रिएक्शन में होता है? जो रिवर्सिबल हो। आपको पता है कि कोई रिएक्शन क्या होती है जब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? जब रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो रही हैं चीज़ें, मतलब एक बैलेंस बन रहा है दोनों के बीच में। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट से फिर जो है वो रिएक्टेंट बनेंगे, तो इस तरह की रिएक्शन में जो है वो एक बैलेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये कई टाइप्स का होता है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनका साइन हम इस तरह से देते हैं, ठीक है, या कई बार हम एक इस तरह को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट शो करते हैं और दूसरा साइन इस तरह को प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में जो बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डेफिनेशन इक्विलिब्रियम है आपकी स्क्रीन पर। द इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैलेंस। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी यही होता है इसका। क्यों? क्योंकि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आइस फ्रीज करती है तो वहीं से वो पिघलना स्टार्ट करती है, 0 डिग्री से ही, जब थोड़ी सी उसको हीट मिलती है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है उसका? 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बात करूंगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बोथ आइस एंड वाटर आर प्रेजेंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो 0
डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आइस भी प्रेजेंट होगी, वाटर भी प्रेजेंट होगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एक इक्विलिब्रियम मतलब स्टैंड हो जाएगा, बन जाएगा। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस, की जिस स्पीड से जो है वो मेल्ट हो रही है आइस, उसी स्पीड से जो है वो फ्रीज भी हो रही है आइस, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस जो फ्रीज भी होगी और मेल्ट होना भी स्टार्ट होगी। तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक बैलेंस होता है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैलेंस आता है। ठीक है, जब दोनों जो है वो एक इक्विलिब्रियम में होते हैं कि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब यहाँ पे जितनी आइस मेल्ट हो रही है, रिएक्टेंट मेल्ट हो रहे हैं, उतने ही जो है यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं। तो मतलब जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। जितनी आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, उतनी ही आइस फ्रीज हो रही है। तो एक इक्विलिब्रियम जो है वो बन रहा है। एक और चीज़ इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। देखो, इक्विलिब्रियम बैलेंस बनता है लेकिन ये जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो एक बैलेंस बन रहा है। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है, चेंजेस। डायनामिक क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं आपके चेंजेस। ठीक है, डायनामिक होते हैं चेंजेस। तो जितना मतलब आइस मेल्ट हो रही है उतनी ही फ्रीज हो रही है। तो क्या है, ये कोई कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है। क्या होती रहती है ये इक्विलिब्रियम में जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि उसमें चेंज चलता रहता है लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैलेंस सा जो है वो बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, और हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ है वो क्या बताता है, ठीक है, हेनरी लॉ हमें बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन अ गैस एंड इट्स सोल्यूशन इन अ लिक्विड। ठीक है, ये हमें बताता है किसी इक्विलिब्रियम किसी गैस का, ठीक है, और उसी गैस का किसी लिक्विड सोल्यूशन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम बिटवीन अ गैस एंड इट्स सोल्यूशन, मतलब गैस का ही सोल्यूशन है किसी लिक्विड में। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं जब आपको दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सोडा वाटर बॉटल इन विच CO2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अब हम कंप्यूटर पे लिखते हैं तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से जो है वो इधर उधर कर देता है। तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसे लिखी जाती है। सोडा वाटर बॉटल इन विच CO2 गैस हैज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर एट हाई प्रेशर। आप सभी ने सोडा वाटर बॉटल देखी होंगी जिसमें जो है वो CO2 डिजॉल्व की होती है, वाटर में की होती है। क्योंकि जब हम ओपन करते हैं उसको, उसके ऊपर से उसकी कैप को, तो एकदम से जो है वो गैस बाहर आती है। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व की होती है वाटर में एट हाई प्रेशर। तो हेनरी लॉ क्या बताता है, इक्विलिब्रियम बिटवीन अ गैस। ठीक है, क्योंकि सोडा वाटर में क्या है, गैस, और वो किस में डिजॉल्व की है, वाटर में। ठीक है, तो देयर इज अ, तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सोडा वाटर बॉटल में जो है वो कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, जब आप उसको ओपन करते हैं उसकी कैप को तो वो ऊपर की तरफ आती है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट प्रोसेस है या डायनामिक। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक है क्योंकि बैलेंस तो बनता है लेकिन रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। आगे देखते हैं, देयर इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन CO2 प्रेजेंट इन सोल्यूशन एंड द वेपर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड सरफेस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है किसमें, सोल्यूशन में, ठीक है, जो बॉटल के अंदर है, और जो वेपर ऑफ द गैस जो है उसके ऊपर बन रहे हैं। CO2 गैस, ठीक है, प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, जो CO2 गैस होती है वो सोल्यूशन में होती है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ठीक है, द मास ऑफ अ गैस दैट डिजॉल्व इन given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of a gas above the surface of the above the surface of the solvent। ठीक है, above the surface of the solvent। ठीक है, तो जो मतलब इस ये हेनरी लॉ क्या बोलता है कि मास ऑफ द गैस, डायरेक्टली मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, प्रेशर ऑफ द
गैस, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट, जो सोडा वाटर है वहाँ पे जो मास ऑफ द गैस है जो डिजॉल्व है किसमें, सोल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर, गैस के प्रेशर पे जो बन रहा है उसके ऊपर ढक्कन के नीचे, ठीक है। तो इसको हम m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मास ऑफ अ गैस एट अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, that dissolve in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of a gas above the surface, ठीक है। तो यहाँ हम बॉटल की बात कर रहे हैं, तो जो मास डिजॉल्व है, ठीक है, डाइऑक्साइड का सॉल्वेंट में, वो प्रोपोर्शनल है जो प्रेशर वो मेंटेन कर रही है अबव द सरफेस। तो मैथमेटिकली हम हेनरी लॉ को लिखेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और m इज इक्वल टू k p, ठीक है। तो m इज, इसको रहने दीजिए आप, m इज इक्वल टू के पी, तो k हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो m, हेनरी लॉ बोलता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड m इज इक्वल टू के पी, ठीक है। तो आगे है लिमिटेशन ऑफ द लॉ। तो लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ का, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेनरी लॉ क्या बोलता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया आपको। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है, मास ऑफ द गैस दैट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन, एंड p प्रेशर ऑफ द गैस। आगे है लिमिटेशन ऑफ द लॉ। द लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेज ओनली अंडर आइडियल कंडीशन। ये जो लॉ है सिर्फ ये गैसेस उनको फॉलो करती हैं अंडर आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन क्या होती हैं, जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये लॉ जो है सिर्फ आइडियल गैसेस ही फॉलो करते हैं अंडर आइडियल कंडीशन में, ठीक है। और आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन सोल्यूशन, कि जो हमने गैस डाली हुई है सोल्यूशन में वो गैस ना डिसोशिएट होगी ना एसोसिएट होगी। तो ये लिमिटेशन हो गई जो आपका हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ बोलता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और वो लिमिटेशन बोलता है कि लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ आइडियल कंडीशंस में, गैसेज उनको आइडियल कंडीशन में ही फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये किसने दिया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है हु गेव द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो नोवर्जियन केमिस्ट थे नॉर्वे से, गुलवर्ग एंड वेग। तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलवर्ग एंड वेग। तो ये क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू पावर इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट दैट अपीयर्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इस लॉ को बोलें, ठीक है, तो लॉ जो है हम सीधा मैं आपको अगर समझाऊं तो ये क्या है, जैसे हम एग्जांपल देके समझाएं तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ईच टू रेज टू पावर इट्स स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं जो भी नंबर वहाँ पे होंगे। तो अगर हम इस लॉ को एग्जाम्पल से पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, ए, जैसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं 4NO2 + 5CO2, तो हम नंबर लिखते हैं ना वहाँ पे वो कितने हैं। तो ए और स्मॉल बी जो है वो नंबर हैं, ठीक है। तो ए + बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट पहले हम ए को लिखेंगे इसकी मोलर कंसंट्रेशन ऐसे, फिर रिएक्टेंट दूसरा कौन है हमारे पास, बी है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले एक की लिखी फिर दूसरी, ईच रेज टू पावर इट्स स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो इनके स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, जो रिएक्टेंट ए है उसके पास ए है और रिएक्टेंट बी के पास बी है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ईच रेज टू पावर इट्स स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के आ जाता है और ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हेयर ए एंड बी आर रिप्रेजेंट द स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट, किसके हैं वो, रिएक्टेंट ए एंड बी के। K is the rate constant while square bracket indicate the molar concentration of the species। हम कुछ नहीं करते हैं, जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम रेट लिखेंगे तो रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट होगा उसको भी ब्रैकेट में दूसरे को भी ब्रैकेट में, और उनके जो स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट होंगे उनको रेज टू पावर कर देंगे। नेक्स्ट है
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा तो वो सिर्फ कैपेबल था किसके लिए, जो आपके सिंगल रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं। जो हमने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा, यहाँ पे हमने एक ही एरो लगाया है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। और जो आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बोथ रिएक्शन, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो रिएक्शन दो होंगी, जैसे A प्लस बी रिएक्टेंट C प्लस D में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, हमने रिवर्सिबल साइन लगाया है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों साइड का लिखेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहे हैं, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, द लॉ ऑफ मास एक्शन इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके लिए होता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बोथ रिएक्शन के लिए है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक रिएक्शन का, A प्लस बी चेंज हो रहे हैं C प्लस D में, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू बोथ द रिएक्शन, यहाँ हम जो है वो A प्लस बी से C प्लस D बन रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, इसका भी इसके लिए भी लिखेंगे, ठीक है। रेट लॉ और C प्लस D जो प्रोडक्ट है उनसे रिएक्टेंट बन रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो उसके लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये पेज ये कुछ नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका आ जाएगा, जो ऊपर आप लिखेंगे प्रोडक्ट उसकी मोलर कंसंट्रेशन और नीचे लिखेंगे आप रिएक्टेंट उनकी मोलर कंसंट्रेशन। जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगी आप ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट की लिखेंगे और ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे। बस इतना ही करेंगे आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। जैसे K और KC क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आर कंसीडर। K और KC क्या हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्योंकि हम K लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इज गिवन। इट मे बी नोटेड दैट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन एज न्यूमिनेटर वाइल दोज ऑफ डिनोमिनेटर की, दो मतलब जो प्रोडक्ट हैं उनको न्यूमिनेटर में लेंगे हम, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इनको प्रोडक्ट को ऊपर लिखा है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में हमने नीचे लिखा है। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मान लो है हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल का साइन लगा दो बीच में, ये चेंज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखेंगे, KC इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके C एंड D, ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय जो हमारे रिएक्टेंट हैं, क्योंकि यही बोला ना हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में कि ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। तो इस तरह से जो है वो आ जाएगा, आप लिख देंगे इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, तो ये है रिएक्शन। जैसे हम एक और एग्जांपल दें, ये हमारे पास 4NH3 प्लस 5O2 चेंज हो रहे हैं 4NO, ठीक है, प्लस ये गैस है यहाँ पे ब्रैकेट है ये, प्लस 6H2O। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, NO एंड H2O, इनको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेज टू पावर कर दिया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरह से जो है वो हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे नोट लिखा है एक, इफ द केमिकल रिएक्शन इज इन अ गैसियस फेज दैट इज रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल आर इन गैसेज इन नेचर, देन वी कैन ऑल्सो कंसिडर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्पेसिस इंस्टेड ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों के दोनों जो है वो गैस में हैं, ठीक है, गैस हैं, तो हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो हम कैसे लिखते हैं, इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, वो नहीं लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हैं तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रेशर इस तरह से लिखेंगे और उनकी जैसे नाम है उसी तरह लिखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये एक रिएक्शन है
और यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों ही गैस हैं, दोनों ही गैस हैं। तो हम उनका रेट कांस्टेंट जो है वो पार्शियल प्रेशर में उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस तरह लिखेंगे, वैसे ही जो हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है C, तो हम मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे गैस हैं, तो हम P लिखेंगे, ठीक है, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और D, ठीक है, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में P लगाएंगे। अब उनको मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, हमारे सारे के सारे जो हैं वो हमारे गैसेस प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखना है, देखिए जहाँ पे हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में होंगे वहाँ हम मोलर कंसंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, हम सीधा प्रोडक्ट्स लिखेंगे, ठीक है, और उनकी रेस टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में PP लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हैं। अगर वो सारे गैस नहीं हैं तो हम मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की ईच रेस टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ईच रेस टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आगे है रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो KP और KC क्या है, KP है, KC क्या है, Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन आर गिवन। देखिए जब Kc कब लिखते हैं हम, जब मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, जब हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो गैस नहीं होते, कुछ गैस होंगे उसमें, कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे। और Kp कब लिखेंगे, जब हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे जो है वो किस में होंगे, गैसेस में होंगे, तब हम Kp लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वहाँ हम मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखने के अलावा नहीं लिखेंगे और वहाँ पे P लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो इसके लिए जो है वो डायरेक्ट आपसे टेट के एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशन। तो ये है KC इज इक्वल टू KP 1/RT डेल्टा NG। KC इज इक्वल टू KP 1/RT डेल्टा NG, ये है। अब आप एक रिलेशन याद करेंगे तो दूसरा इसी से आ जाएगा, ठीक है। KC इज इक्वल टू KP 1/RT डेल्टा NG, और KP क्या है, KC RT डेल्टा NG, ठीक है। और डेल्टा NG क्या है, यहाँ पे डेल्टा NG क्या है, ठीक है, डेल्टा NG है, यहाँ पे G मिसिंग है। डेल्टा NG है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोल माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स, ठीक है। तो KP और KC का जो है वो डायरेक्ट भी रिलेशन पूछा जाता है, और डेल्टा NG की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल्स। अब KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन आर कंसीडर्ड। KC क्या है यहाँ पे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन, KP है व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर, जब सारे के सारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। KP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब लिखते हैं हम जब सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैस में है, वहाँ हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो कंसीडर करते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ गैस होगा, कुछ सॉलिड होगा, ठीक है। R है रेट कांस्टेंट, T है केल्विन, यूनिट ऑफ KC एंड KP है मोल पर लीटर, और R की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो R की वैल्यू भी याद कर लेनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R रेट कांस्टेंट, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट है, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो आज क्या पढ़ा हमने, एक जस्ट रिवीजन करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है जब बैलेंस बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, और ये एक डायनामिक प्रोसेस है। हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ का हम एक एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व की है सोडा वाटर बॉटल में, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सोडा वाटर बॉटल में जो है वो कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेनरी लॉ बोलता है कि मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू प्रेशर की जो मास हमने गैस का डिजोल्व किया है उसके सोल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब वो प्रेशर बनाती है सरफेस के ऊपर। तो इसका एग्जांपल लिया है हमने सोडा वाटर बॉटल से, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ द लॉ के लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ आइडियल कंडीशंस में ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो है वो गैस के मॉलिक्यूल डिसोशिएट और एसोसिएट नहीं होते हैं सोल्यूशन में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है सिंगल रिएक्शन के लिए, और ये दिया था गुलबर्ग एंड वेग ने, ठीक है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो लॉ जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे जो है हमारे गैस हों तो हम Kp लिखते हैं, और वहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखने के अलावा, मतलब लिखते नहीं हैं उसको ब्रैकेट में, हम P लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरह प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर, नीचे रिएक्टेंट लिखेंगे, लेकिन साथ में P से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो ये है हमारा। तो आगे हमने कुछ एग्जाम्पल से किए, आप एग्जाम्पल से ट्राई कीजिए। और रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, अगर आप एक रिलेशन याद करते हैं तो दूसरा भी हो जाएगा। Kc इज इक्वल टू Kp 1/RT डेल्टा Ng, ठीक है। और Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल। और यहाँ पे R की Kp क्या होता है, Kc क्या होता है, ठीक है। Kp होता है जब पार्शियल प्रेशर हम कंसीडर करते हैं, जब सारे के सारे जो हमारे जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैं वो गैसेस में होते हैं। R है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।